नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स क्यूज के इस सेशन में। तो आज है 6 अगस्त और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू के थ्रू कवर कराया जाएगा। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और जो नहीं पता होगा वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इंडेंजर हेरिटेज ऑब्जर्वेशन। यानी कि यूनेस्को लिस्ट के जो इंपॉर्टेंट इंडेंजर हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज है उसमें किस राज्य के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज को रखा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी है केरला। अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर का तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, यानी कि बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इससे जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए, द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज एट द एलएस कॉलेज। देखिए एलएस कॉलेज बिहार में स्थित है, ठीक है। और बिहार में कहाँ पे स्थित है? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार के मुजफ्फरपुर में एलएस कॉलेज है। वहाँ पे क्या किया गया था? एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी था। क्या था? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। तो हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इंडेंजर हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज ऑफ द वर्ल्ड। जिसको कहाँ पे अभी जोड़ दिया गया है? तो इंपॉर्टेंट इंडेंजर हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो भारत के जो भी मतलब विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाएं हैं उसमें उसको क्या कर दिया गया है? उस लिस्ट में उसको जोड़ दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है कि देखिए, इट वाज डेवलप्ड इन 1916 आफ्टर ए कॉलेज प्रोफेसर फेल द नीड ऑफ ए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। तो इसको कब डेवलप किया गया था? 1916 में किया गया था, ठीक है। इसको कब डेवलप किया गया था? तो 1916 में एक कॉलेज के प्रोफेसर द्वारा खगोलीय वेधशाला की आवश्यकता महसूस करने के बाद विकसित किया गया था। यानी कि जो एक प्रोफेसर थे कॉलेज के, उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज होना चाहिए, तो वहाँ पे उसको डेवलप किया गया था, ठीक है। आफ्टर फंक्शनिंग फॉर सेवरल डिकेट्स इट वाज सील्ड इन 1995। और 1916 से 1995 तक ये फंक्शन में रहा, ठीक है, ये काम किया। उसके बाद से इसको क्या कर दिया गया? 1995 में सील कर दिया गया, ठीक है। 1995 में इसको क्या कर दिया गया? सील कर दिया गया। व्हेन सम एस्ट्रोनॉमिकल इक्विपमेंट वेयर फाउंड मिसिंग। जब पाया गया कि वहाँ पे जो कुछ मतलब खगोलीय उपकरण है वो वहाँ से गायब थे, तो इसलिए उसको क्या कर दिया गया? सील कर दिया गया। कब सील किया गया? तो 1995 में। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले तो ये बिहार में स्थित है। और बिहार के कहाँ है? तो एलएस कॉलेज में स्थित है मुजफ्फरपुर के। और इसको कब मतलब डेवलप किया गया था? तो 1916 में किया गया था, जब ऐसा लगा था कि एक प्रोफेसर को ऐसा लगा था कि यहाँ पे एक होना चाहिए। और 1995 में फिर इसको क्या कर दिया गया? सील कर दिया गया। सील करने का रीज़न था कि वहाँ से कुछ इक्विपमेंट जो होते हैं, उपकरण, वो गायब थे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जन एंड टर्बो, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एलएनटी। एक बहुत बड़ी कंपनी है, अगर इसका नाम सुने होंगे जरूर ही। तो देखिए, साइंड ए एमओयू विथ विच स्टेट टू सेट अप एन आईटी एंड आईटीएस टेक्नोलॉजी पार्क। यानी कि आईटी और आईटीएस टेक्नोलॉजी पार्क को डेवलप करने के लिए ये एक साइन किया है, एमओयू साइन किया है। किस स्टेट के साथ किया है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है आईटी एंड आईटीएस टेक्नोलॉजी पार्क डेवलप करने के लिए। तो ऑप्शन आपके सामने है। अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर का तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो लार्सन एंड टर्बो कंपनी है ये गुजरात के साथ एक एमओयू साइन किया है, ठीक है। और किस लिए साइन किया है? तो आईटी और आईटीएस जो टेक्नोलॉजी पार्क है उसको डेवलप करने के लिए। तो आइए इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि लार्जन एंड टर्बो साइंड ए एमओयू विथ गुजरात स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप एन आईटी इनेबल्ड सर्विस टेक्नोलॉजी पार्क इन बड़ोदरा। यानी कि जो गुजरात के बड़ोदरा जगह है वहाँ पे आईटी पार्क और आईटीईएस, जिसका मतलब होता है आईटी इनेबल्ड सर्विस टेक्नोलॉजी पार्क को डेवलप करने के लिए एक साइन किया गया है। किस स्टेट के बीच में किया गया? तो गुजरात के स्टेट के बीच में किया गया है और बड़ोदरा में ये पार्क डेवलप किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि L&T will develop this park in the next 5 years with an investment of Rs 7,000 करोड़। और ये जो L&T कंपनी है वो ये आईटी पार्क को कितने सालों में बना देगी? तो 5 सालों में, अगले 5 सालों में इसको बना के तैयार कर देगी। और इसमें कुल लागत की बात करें तो कितना लागत होगी इसकी? तो 7,000 करोड़ रुपये। कितना होगी? 7,000 करोड़, जो काफ़ी बड़ी रकम है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट विल प्रोवाइड जॉब फॉर 2,000 इंजीनियर एंड अदर पोजीशन इन ए ईयर एंड 10,000 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन द नेक्स्ट 5 ईयर। यानी कि आने वाले अगले साल तक इसमें क्या हो जाएंगे? 2,000 इंजीनियर को जॉब प्रोवाइड किया जाएगा और अगले 5 सालों तक 10,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से एम्प्लॉयमेंट इसमें काम करेंगे। यानी कि सीधा सा बात करें तो यहाँ पे रोजगार का बात हो रहा है, यानी कि कुछ लोगों को रोजगार मिलने वाला है इस एमओयू के तहत। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन का तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच स्टेट वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज सेट अप टू बी बिल्ड, यानी कि पूछा जा रहा है कि किस राज्य में सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बनने वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से मेन पॉइंट क्या है कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बनेगा। ठीक है, यानी कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनने जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में बनेगा वो, तो ऑप्शन आपके सामने है। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये बनने जा रहा है। तो आइए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एज पर द रिसेंट अनाउंसमेंट of renewable energy ministry, world largest floating solar power plant is going to be built in मध्य प्रदेश खांडवा, यानी कि मध्य प्रदेश के जो खांडवा जगह है, ठीक है, उसमें ये फ्लोटिंग लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाया जाएगा। ठीक है, जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है ये विश्व का सबसे बड़ा बनेगा। ठीक है, और ऐसा किसका द्वारा अनाउंस किया गया है, तो जो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है उनके द्वारा अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, the plant is expected to generate 600 megawatt power by 2022-2023 and is estimated to be worth over Rs 3000 करोड़, यानी कि ये प्लांट क्या करेगी कि 2022-23 तक 6000 मेगावाट बिजली पैदा होने की उम्मीद है इसके द्वारा, और इसकी लागत की अगर बात करें तो 3000 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पूरा लागत इसमें कितना लगेगा, तो 3000 करोड़ रुपये लगेगा, और ये 2022-23 तक टोटल 600 मेगावाट पावर सप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनने वाला है। तो ये भारत के लिए बहुत खुशी की बात है। नेक्स्ट है, एट प्रेजेंट इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट इज ऑपरेशनल एट रामागुंडम इन तेलंगाना बीइंग ऑपरेटेड बाय एनटीपीसी, यानी कि अभी जो फिलहाल की बात करें तो अभी प्रेजेंट में सबसे बड़ा जो भारत का फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे ऑपरेशनल है, तो रामागुंडम में। भारत का एक तेलंगाना राज्य में रामागुंडम एक जगह है, वहाँ पे ये किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तो एनटीपीसी के द्वारा। तो आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, वो कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप जरूर कमेंट करेंगे कि एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लिस्ट इट्स पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म ऑन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टीन 2.0 प्लेटफॉर्म, यानी कि आयकर विभाग के टीन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध कराने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है, तो ऑप्शन आपके सामने है। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेडरल बैंक। ठीक है, फेडरल बैंक क्या कर रहा है कि आयकर विभाग के टीन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध कराने वाला भारत का पहला बैंक बन गया। ठीक है, और पेमेंट गेटवे करदाताओं को क्रेडिट, डेबिट कार्ड, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस और इंटरनेट बैंकिंग जैसे तरीकों का उपयोग करके अपना भुगतान करने में सक्षम बनाता है। ये क्या करता है कि इस तरह के यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, इंटरनेट बैंकिंग जैसे तरीकों का उपयोग करके भुगतान करने में सबको क्या करता है, सक्षम बनाता है। तो ये था इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री चेयर्स द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर 2022, यानी कि कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्षता कर रहा है, यानी कि इसका जो चेयर किसके द्वारा किया जाएगा, ये वाला क्या, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि भारत के द्वारा ये चेयर किया जाएगा। किसके द्वारा ये अध्यक्षता किया जा रहा है, तो भारत के द्वारा। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया इज सेट टू होस्ट डिप्लोमेट of the 15 nation UN Security Council including US, China and Russia in October for a special meeting on counter terrorism, यानी कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एक विशेष बैठक के लिए अक्टूबर में अमेरिका, चीन और रूस सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिका की मेजबानी करने जा रहा है। ठीक है, इनकी कौन मेजबानी करेगा, तो भारत करेगा। ठीक है, इंडिया इज एन इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर ए 2-year टर्म, और भारत को एक नॉन इलेक्टेड मेंबर है। ठीक है, नॉन परमानेंट इलेक्टेड, यानी कि इलेक्टेड है लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, और इसका टर्म कितने साल का है, तो 2 साल का। इंडिया टेन्योर एट काउंसिल विल एंड इन दिसंबर दिस ईयर, और दिसंबर के इस साल में इसका टेन्योर खत्म भी होने वाला है। इंडिया चेयर द सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर 2022, और जो 2022 के लिए
काउंटर टेररिज्म कमेटी होगा उसको कौन चेयर करेगा, तो इंडिया करेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कि भारत क्या है, ये एक नॉन परमानेंट मेंबर है किसका, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, और जिसका टर्म कितने साल के लिए है, तो 2 साल के लिए। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।